नमस्ते इंडिया। सो गाइस, मैं हूं श्री जुझार सिंह और आज अपन बात करने वाले हैं अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट इन अकाउंट्स। क्या मजाक कर रहे हो सर? अकाउंट्स में अमेंडमेंट? टैक्स में सुना था, लॉ में भी सुना था, बट अकाउंट्स में? यस गाइस, अकाउंट्स में भी अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर या मई 22 है तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि अकाउंट्स में अमेंडमेंट काफी कम होता है। ठीक है, और अगर हुआ है तो आईसीआई डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चाहे आपका मई 22 हो या चाहे नवंबर 22 हो, डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है। ठीक है, तो अब देखते हैं अमेंडमेंट हुआ क्या है। तो आपको पता होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक चीज था। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 था जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात की थी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया था, यानी कि किन किन एंटरप्राइज पे कौन कौन से एएस एप्लीकेबल होंगे होंगे कि नहीं होंगे, वो सब चीजें थी। और उसमें चेंज हुआ है। वहां पे लेवल 1 2 3 था, अब चेंज हो गया है। वो क्या चेंज है, कैसे हुआ है, वो सब अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए, राइट? तो ताकि आपको वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो वीडियोस है वो भी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। दैट इज इन ओनली 299। 299 में आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियो मिल जाएंगे विद द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स, राइट? अब देखिए, हम बात करें टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सबसे पहले किन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और किन के ऊपर नहीं होते हैं उसकी बात करते हैं। तो सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ तो मैं हर एंटरप्राइज पे, चाहे कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्री हो, कोऑपरेटिव हो, फर्म हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इवन द इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, राइट? ऑल एंटरप्राइज। बट अगर आपका कोई ट्रस्ट है, वो जो चैरिटेबल काम कर रहा है या मान लो रिलीजियस काम कर रहा है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत कॉमर्शियल काम भी करता है, तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका पर्पस जो है रिलीजियस वाला है, चैरिटेबल ट्रस्ट वाला काम है, तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आप कॉमर्शियल काम थोड़ा बहुत भी कर रहे हो तो। हाँ, एक चीज है कि अगर आपका सोली पर्पस वही है, मतलब आप 1 रुपए का भी कॉमर्शियल काम नहीं करते हो, पूरा का पूरा 100% तुम्हारा रिलीजियस काम है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन दैट केस आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अदरवाइज आपके ऊपर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि की बात करूं तो देखा जाए तो उसका मेन पर्पस और जो मेन काम है वो योगा का है, तो चैरिटेबल काम मान लो। बट वो थोड़ा बहुत कमर्शियल काम भी करता है। इन दैट केस, अच्छा पतंजलि तो बहुत ज्यादा करता है सर, यस। बट मान लो कोई छोटी सी ट्रस्ट है, तो वो थोड़ा बहुत चैरिटेबल काम करता है, थोड़ा बहुत ये करता है, थोड़ा बहुत वो करता है, और थोड़ा बहुत बिजनेस का काम भी कर लेता है। इन दैट केस उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट? तो अगर सोली आपका काम एक ही है, चैरिटेबल, 100% चैरिटेबल काम है आपका, उसके अलावा कुछ भी दूसरा काम नहीं है, बिजनेस कुछ एक्टिविटीज नहीं है, तो फिर आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज हो जाएंगे। तो यही चीज आपके ऊपर दे रखी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एंटरप्राइज वेदर ऑर्गेनाइज इन कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव और अदर फॉर्म्स engage in a commercial, industrial or business activity, whether or not profit oriented, and even if established for the charitable or religious purpose. But नीचे कुछ दे रखा है, however do not apply to enterprise solely carrying on the activity which are not of commercial, industrial or business nature. ठीक है, तो अगर आपका काम भी बस यही है, पूरा चैरिटेबल काम है, तो फिर आप बच गए, अदरवाइज भैया आप गए काम से, आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे। कितने होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए ये चीज हमको देखनी है कि यहाँ पे एंटरप्राइज आपकी कैसी है। अगर आपकी कंपनी है तो अलग बात है, और अगर आपकी कंपनी नहीं है तो अलग बात है। यानी कि अगर मान लो तुम इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, ट्रस्ट हो, ठीक है, कोई दूसरी चीज हो, कंपनी नहीं हो, इन दैट केस हम तुमको बोलेंगे नॉन कंपनी एंटिटी। क्या बोलेंगे? नॉन कंपनी एंटिटी या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, राइट? और अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी हो, कंपनी हो, तो आपकी अलग बात है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? जो कि आपकी नॉन कंपनी है, यानी इंडिविजुअल, यानी आप में जो भी है, हम हमारी बात कर रहे हैं, या मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन कंपनी हो, इन दैट केस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो, तो आपके अगर अलग अलग लेवल देखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल मिला के 4 लेवल हुए। कितने लेवल है? 4 लेवल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो जो भी फर्स्ट लेवल है उसमें हम सबसे बड़े लोगों को रखेंगे। तो सबसे बड़े लोग कौन होंगे? तो देखिए, अगर आपकी एंटिटी जो है वो लिस्टेड है इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मतलब अगर आपके शेयर्स है या डिबेंचर है या जो भी है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सिक्योरिटीज है, वो लिस्टेड है या लिस्टेड होने के प्रोसेस में भी है, इन दैट केस आपके ऊपर एएस जो है वो एप्लीकेबल सारे होंगे, आप लेवल 1 बन जाओगे, राइट? या फिर अगर आप बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो,
या इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हो या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक भी हो, तो भी आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, सारे एएस एप्लीकेबल होंगे, मतलब आप लेवल 1 बन गए। तो यहाँ पे हम बात करें लेवल 1 की। लेवल 1 का मतलब क्या हुआ, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो या लिस्टेड होने वाले हो कुछ महीने में, कुछ साल में, राइट, या फिर आप बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या आप इंश्योरेंस का बिजनेस करते हो, तो आप लेवल 1 हो जाओगे डेफिनेटली। अब बात करें ऐसे लोग की जो सर मान लो बैंक बैंक नहीं है, लिस्टेड भी नहीं है, जैसे आप और मैं की बात कर रहा हूँ, अब अपनी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो हमारी जैसे क्लासेस है सीएफ क्लासेस, उसकी बात करें या किसी और बिजनेस की बात करते हैं, अगर आपका जो टर्नओवर है, क्या है आपका टर्नओवर जो है वो मोर देन 250 करोड़ है, यानी कि अगर आपका सेल्स 250 करोड़ से ज्यादा हो गया है, इन दैट केस आपके ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल होंगे, मतलब आप लेवल 1 में आ गए, ठीक है। हाँ, बट इस सेल्स को कंसीडर करने में आपको अदर इनकम को कंसीडर नहीं करना है, मतलब उसको इग्नोर करने का है, ठीक है गाइस। तो अदर इनकम छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आपका सेल्स है अगर वो 250 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको आप लेवल 1 बन गए हो। या बोला है, ठीक है, या फिर अगर आपने कुछ लोन ले रखा है, बोरोइंग्स है इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट, वो 50 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, ठीक है, और वो भी एट एनी टाइम मतलब एक दिन के लिए भी, तो भी आपके ऊपर सारे के सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे, आप लेवल 1 में आ जाओगे। सर आप सारे के सारे एएस बोल रहे हो क्योंकि बेस 1 को सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एप्लीकेबल है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे एएस, राइट। तो अगर आप लेवल 1 हो बेटा, तो फिर आपके ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उसका क्राइटेरिया हमने देख लिया है। क्या क्राइटेरिया था, फिर से एक बार देखते हैं। पहला, आप लिस्टेड हो या लिस्टेड होने जा रहे हो स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरा, या फिर आप बैंक हो, इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियल कुछ भी काम कर रहे हो, इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो आप लेवल 1 में आ गए। या फिर मान लो सर ना तो मैं बैंक हो ये सब नहीं हूँ, नॉर्मल सा कंपनी अपना, इन दैट केस बेटा, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़, 250 करोड़ इज द चेंज, 250 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, सारे लेवल 1 बन जाओगे। अगर आपका डिपॉजिट बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट या बोरोइंग कितना मोर देन 50 करोड़ हुआ है एट एनी टाइम, ध्यान रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम, मतलब एक दिन भी अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा का बोरिंग हुआ है, लोन लिया आपने, एक दिन के लिए भी चाहे लिया होगा, तो भी आपके ऊपर सारे के सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज आप लेवल 1 बन जाओगे, ठीक है। ये होगी बात लेवल 1 की। किसकी बात होगी, लेवल 1 की। अब बात करें लेवल 2 की। अभी तक अपना हेडिंग वही है, नॉन कंपनीज की बात कर रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं। लेवल 2 में देखिए, डेफिनेटली अगर आप स्टॉक में लिस्टेड हो तो लेवल 1 में चले गए, बट सर हम बात करें अभी टर्नओवर की, क्योंकि इसमें जो चेंज होता रहेगा वो क्या होगा, टर्नओवर एंड बोरोइंग्स। तो हमको अब फोकस करना है टर्नओवर एंड बोरोइंग्स पे। तो अगर तुम्हारा टर्नओवर यानी सेल्स, इग्नोर द अदर इनकम, तो अगर आपका टर्नओवर जो है, सेल्स जो है, अगर आपकी सेल्स जो है 50 करोड़ से ज्यादा है बट 250 से कम है, 50 से ज्यादा है 250 से कम है, इन दैट केस, आप लेवल 2 हो। आप क्या हो, लेवल 2 हो। लेवल 1 कब होता है, जब मोर देन 250 का टर्नओवर होगा, बट अगर 50 से ज्यादा है, 250 से कम है, तो बेटा क्या हो गया, लेवल 2 हो गया, राइट। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर व्हाट अबाउट 250 करोड़ एग्जैक्ट, मतलब अगर मान लो एग्जैक्टली तुम्हारा, इफ योर टर्नओवर इज एग्जैक्टली 250 करोड़, देन आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, तो बेटा आप लेवल 2 हो जाओगे। क्या हो जाएंगे, लेवल 2, क्योंकि लेवल 1 में था मोर देन 250 करोड़, और ठीक है, और यहाँ पे अप टू 250 करोड़, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे 50 से ज्यादा, 250 से कम है, तो आप लेवल 2 हो। अगर आपका बोरिंग 10 करोड़ से तो कम है, ज्यादा है सॉरी, बट 50 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम है, तो आप लेवल 2 हो, ठीक है। या फिर आप होल्डिंग या सब्सिडी किसी लेवल 2 की हो, तो भी आप लेवल 2 हो जाओगे। अच्छा, ऊपर भी सेम चीज था, मान लो तुम्हारा कुछ क्राइटेरिया नहीं, तुम एकदम छिंदी है, तुम्हारा ना तो टर्नओवर है, ना तुम्हारा बोरोइंग है, ना तुम लिस्टेड हो, बट तुम्हारी होल्डिंग कंपनी जो है ना वो लेवल 1 की है, तो बेटा तू भी लेवल 1 बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी लेवल 1 है तो आप भी लेवल 1 हो, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी लेवल 2 है तो आप भी लेवल 2 हो, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। तो अब हमने बात की लेवल 2 की, तो अगर आप किसी भी कंपनी की सब्सिडी कंपनी हो या आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है और वो लेवल 2 की है, तो आप भी लेवल 2 में आ जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। लेवल 3, अगर आपका टर्नओवर की बात की थी, मैंने बोला चेंज किया होगा टर्नओवर और बोरोइंग, तो जो टर्नओवर है वो कितना है, वो आपका टर्नओवर लेवल 3 के लिए अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट 50 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम, इन दैट केस आप लेवल 3 हो। सर लेवल 2 में क्या था, सर मोर देन 50 करोड़ एंड लेस देन 250 करोड़, यहाँ पे मोर देन 10 करोड़ एंड लेस देन 250 करोड़, राइट, दैट इज योर
लेवल 3 टर्नओवर क्राइटेरिया। बट अगर आपका मान लो बोरोइंग जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर आप क्या बन गए, बताओ क्या बन गए तुम, लेवल 3 बन गए, राइट। अब लेवल 4 तो बड़ा इजी है बेटा, जो लेवल 1 भी नहीं है, जो लेवल 2 भी नहीं है, जो लेवल 3 भी नहीं है, वो लेवल 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेवल 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपका क्राइटेरिया टर्नओवर जो भी है बोरिंग वो डिसाइड करने की। अब समझो, अब समझना ध्यान से, ठीक है। कि अगर मान लो मेरी कंपनी है सर, अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, उसका जो टर्नओवर है, सपोज करो उसका टर्नओवर है सिर्फ 50 लाख रुपया, 50 lakhs, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टर्नओवर तो 50 लाख हो गया तो आप लेवल 4 में आ गए। बट अगर उसका बोरोइंग्स 3 करोड़ हो गया, तो इन दैट केस आप टर्नओवर क्राइटेरिया में तो नहीं आ रहे हो, बट आप बोरोइंग के क्राइटेरिया में आ गए हो, क्योंकि आप अब बोरोइंग के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से लेवल डिसाइड होगा। तो देखिए अगर बोरोइंग बोलूं तो 2 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, तो आप लेवल 3 में आ गए। किस में आ गए, लेवल 3 में आ गए। क्या ये समझ में आया। सर मान लो मेरा बोरोइंग जीरो है, मेरा बोरोइंग जो है वो जीरो है, ठीक है, बट मेरा टर्नओवर जो है वो 8 करोड़ है, 8 CR। इन दैट केस आपका टर्नओवर वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया। तो आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया। तो ये देखिए आपका टर्नओवर जो है यहाँ पे दे रखा है एक्सीड 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, राइट। तो क्या एक्सीड 10 करोड़ हो रहा है, आंसर इज नो। तो और क्या बोरिंग वाला हो रहा है, आंसर इज नो। तो आप लेवल 4 में आ गए। बट यहाँ पे अगर मैं लिखता 18 करोड़, क्या लिखता है, 18 करोड़, तो अब बताओ 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, यस सर। 50 करोड़ से कम है तो आप लेवल 3 बन गए। क्या ये आपको समझ में आया। और यहाँ पे मैं लिखता 180 करोड़, अगर 180 लिखता तो सिंपल सा है, आप लेवल 2 में आ गए। और वहां पे मैं लिखता 1800 करोड़, तो डेफिनेटली आप लेवल 1 में आ गए। क्या ये आपको समझ में आया। या फिर मान लो सर हमारा टर्नओवर भी जीरो है, ठीक है, सपोज करो, और हमारा बोरिंग भी जीरो है, बट अपन लिस्टेड है, अपन क्या है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो बात खत्म हो गई, आप लेवल 1 में आ गए। मतलब ये सारे क्राइटेरिया और वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट समरी मैंने दे रखी है, दिस इज द शॉर्ट समरी। तो अपने पास मेन दो चीज है, टर्नओवर एंड बोरिंग, बिकॉज लिस्टेड वाली तो एक बात ही बात करनी है। तो यहाँ पे जो चेंज होता है वो है टर्नओवर एंड बोरिंग इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट। तो अगर आपका लेवल 1 की बात करें तो मोर देन 250 करोड़ एंड 50 करोड़, ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी आ गए आप लेवल 1 बन गए। लेवल 2 में 50 to 250 और 10 to 50, तो लेवल 2 की बात है। 10 to 50 और 2 to 10 ये लेवल 3 की बात है। और अदर आपकी बच गया हुआ है तो आपका 4 होगा। इसका मतलब 4 होने के लिए, लेवल 4 में आने के लिए, छोटे एकदम छोटे एंटिटी होने के लिए क्या कंपलसरी है, ना तो आप लिस्टेड होने चाहिए, ना आपका बैंक होना चाहिए, ना आपका फाइनेंस का काम होना चाहिए, ना आपका इंश्योरेंस का काम होना चाहिए। आपका टर्नओवर, आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर भी कितना होना चाहिए, 2 करोड़ से जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट आपने देखा था, सॉरी 10 करोड़ से कम होना चाहिए था। 10 करोड़, यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, 10 करोड़, राइट, 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टर्नओवर है वो भी 10 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड जो बोरोइंग है वो भी कम चाहिए, 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, राइट। तो आपकी बोरोइंग एंड टर्नओवर अगर दोनों ही क्या है, कम है, मतलब जो लिमिट है लास्ट वाली, थर्ड वाली, उससे कम है, यानी कि टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और बोरोइंग जो है वो 2 करोड़ से कम है, इन दैट केस आप क्या बन जाते हो बेटा, लेवल 4 बनोगे, राइट। साथ ही आप किसी भी के होल्डिंग या सब्सिडी नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी के होल्डिंग या सब्सिडी हो गए बेटा, तो डेफिनेटली अगर आप होल्डिंग या सब्सिडी हो गए तो जो वो होल्डिंग या सब्सिडी है वो तुम बन जाओगे, राइट। तो वो चीज ध्यान रखना। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर मान लो मेरी होल्डिंग या सब्सिडी जो है वो लेवल 2 की है, बट मैं जो हूँ वो लिस्टेड हूँ, तो बात ही खत्म होगी ना, तुम लेवल 1 हो गए, क्योंकि तुम लिस्टेड हो तो तुम लेवल 1 हो। तो तुमको पहले खुद का क्राइटेरिया चेक करना है, फिर होल्डिंग या सब्सिडी वाला देखना है। तो पहले खुद का फिर होल्डिंग या सब्सिडी का, राइट। जो भी आपका हाई हाई वाला क्वालिटी होगा उसमें तुम आ जाओगे। तो तुम्हारी मान लो तुम्हारी खुद की जो होल्डिंग या सब्सिडी है वो लेवल 3 में आती है, राइट, सपोज करना, और तुम आ रहे हो लेवल 2 में, तो किस में जाओगे, डेफिनेटली लेवल 2 में हम जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से एएस एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए अगर लेवल 1 हो तो बेटा सारे के सारे एएस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद लेवल 2, 3 एंड 4 के बारे में बात करें तो वहां पे अगर देखोगे आपके आईसीआई मॉड्यूल में, तो वहां पे कुछ बड़ा लंबा चौड़ा चार्ट दे रखा है। तो डेफिनेटली मुझे पता है आपके ऊपर ये सब इतना याद नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, उसको शॉर्ट में कर लिया, ठीक है। तो शॉर्ट में कैसे किया वो देख लो। अगर आप लेवल 1 हो तो सारे एएस एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मैंने बात की कि ये जो एएस है वो सिर्फ लेवल 1 को ही होते हैं, मतलब 2, 3 एंड 4 को नहीं होंगे।
यानी ये एएस सिर्फ लेवल 1 को होंगे, 2, 3 एंड 4 को नहीं होने वाले, वो है एएस 3। पता है आपको कैश फ्लो। इसी तरह से एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ईपीएस, ठीक है, सीएफएस। तो ये सारी चीजें यानी कि एएस 3, 17, 20, 21, 23, 25 एंड 27, ये जो एएस है ये सिर्फ लेवल 1 को एप्लीकेबल है, ओनली लेवल 1, मतलब 2, 3 एंड 4 बच गए इससे, ठीक है। तो अगर आप लेवल 2 या 3 हो तो आपको कैश फ्लो बनाने का कुछ काम नहीं है, ना आपको सीएफएस बनाने का है, ऐसा कुछ करना नहीं है। अब ऐसे एएस जो लेवल 1 और 2 को एप्लीकेबल है बट 3 एंड 4 को नहीं है, वो कौन से है? एएस 18 एंड 24। तो 18 एंड 24 जो है एएस अपना लेवल 1 और 2 को है बट 3 एंड 4 को नहीं है। उसके बाद 14 एंड 28 ये लेवल 1, 2 एंड 3 तीन को एप्लीकेबल है, बट सिर्फ 4 है जो है वो इससे बचा हुआ है तो उसको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बचे हुए जो एएस है तुम्हारे, ठीक है, अदर जो एएस, इनको छोड़कर जो एएस की बात करो, उसके ऊपर या तो वो सबको एप्लीकेबल है, पूरे है, या पार्शियल है। मतलब कुछ चीजें के बारे में डिस्क्लोजर में अपने को रेमेडी रिलैक्सेशन मिलता है तो वो अच्छी बात है। अदरवाइज वो या तो पूरा आपके ऊपर एप्लीकेबल है या पार्शियल एप्लीकेबल है। तो जो बचे हुए एएस हो गए, यानी जैसे मैं बात करूँ एएस 1 की, एएस 2 की, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो या तो वो फुल्ली एप्लीकेबल आपके ऊपर है या फिर पार्शियली एप्लीकेबल आपके ऊपर है ही। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक इसके बाद आपको आईसीए के जो मॉड्यूल में दे रखा है चार्ट उसको रेफर करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो अपन ने बात की है ये बात की है किसकी? नॉन कंपनीज की। तो सर कंपनीज जो है उनका क्या? तो कंपनी के देखो दो पार्ट है सीधा, एसएमसीज और नॉन एसएमसीज। एसएमसीज यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और नॉन एसएमसीज जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो यहाँ पे देखिए स्मॉल एंड मीडियम का मतलब क्या होगा भैया? देखो, आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ना तो उसके शेयर्स ना डिबेंचर लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ना लिस्टेड होने की प्रोसेस में होने चाहिए, मतलब आपका कोई आईपीओ आने वाला नहीं है। इन दैट केस वो क्या हो सकता है? एसएमसीज हो सकता है इन दैट केस। हाँ, अभी और क्राइटेरिया बाकी है। विच इज नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एंटिटीज कैरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब ना तो तुम बैंक हो, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, ना ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, ठीक है। साथ ही और कमर्शियल इंडस्ट्री एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर इज नॉट ग्रेटर देन 250 करोड़। तुम्हारा 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब तुम छोटे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आओगे, ठीक है। अदर इनकम को छोड़ देने का है। और तुम्हारी जो बोरोइंग है, जो पब्लिक डिपॉजिट है, वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो है ये चीजें हमको सुनी सुनाई लग रही है। ये कौन सी सुनी सुनाई है बताओ? अभी लेवल 1 की बात की थी उसमें भी ये क्राइटेरिया था, ठीक है। तो ये एसएमसीज में वो सब वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए विच इज नॉट अ सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी, ओके। तो अगर आप एसएमसीज में आ सकते हो, मतलब समझो आपका टर्नओवर 250 से कम, आपका बोरिंग 50 से कम, ना तो आप लिस्टेड हो, ना लिस्टेड होने जाओगे, ना तुम बैंक हो, ना इंश्योरेंस का काम करते हो, ना तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम करते हो, ठीक है, तब, और ना किसी के होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी हो, ठीक है। इन दैट केस आप एसएमसीज होंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होंगे, राइट। बट अगर आप इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो तो आप नॉन एसएमसीज आ गए। मतलब अगर तुम बैंक हो नॉन एसएमसीज हो, तुम लिस्टेड हो या लिस्टेड होने जा रहे हो नॉन एसएमसीज हो, ठीक है, तुम इंश्योरेंस का बिजनेस करते हो नॉन एसएमसीज हो, अगर आपका टर्नओवर 250 से ज्यादा हो गया नॉन एसएमसीज हो, अगर आपका बोरोइंग या पब्लिक डिपॉजिट जो भी सब मिला के 50 करोड़ से ज्यादा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तुम नॉन एसएमसीज हो गए। क्या ये तुमको समझ में आया? सर ये क्राइटेरिया जो अमाउंट है वो कब का चेक करना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर गया है उस फाइनेंशियल ईयर का तुमको चेक करना है। तो जैसे आज की डेट में बात करूँ तो आपको 31 मार्च 2021 यानी 2021 का जो टर्नओवर है उसको चेक करना है। तब आप बोल सकते हो कि करंट ईयर में अपने ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है, अपन कौन से लेवल में आते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे ये मॉड्यूल का क्वेश्चन था, वही है। मैसेज ओमेगा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म हैड अ टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़। सो आपका टर्नओवर 1.25 करोड़ है। लेवल 3 के लिए 10 करोड़ का था, बट 10 करोड़ से कम है तो आप लेवल 4 में चले जाते हो, बट दूसरी चीजें भी देखेंगे एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम, एंड बोरोइंग इज 0.95 करोड़। हाँ, अब ठीक है। अब बोल सकते हैं इसका वो जो बोरिंग वाला लिमिट है वो भी अंडर वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है, डेफिनेटली आप लेवल 4 में आ गए, ठीक है। हाँ, बस अब लिस्टेड नहीं होना चाहिए या फिर आपका कोई होल्डिंग या सब्सिडी नहीं होना चाहिए। It want to avail the exemption available in application of accounting standard to non-corporate entities for the year 31st March 2011. Advise the management of Mrs. Omega and Company in respect of exemption of the provision of AS as per the directive issued by the ICI.
तो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि वो होल्डिंग या सब्सिडी किसी का है या लिस्टेड है, तो अपन उसको इग्नोर मारेंगे। तो अब देखिए ये जो क्राइटेरिया है वो लेवल 4 का है। किसका है? लेवल 4 का। ठीक है, तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन का आंसर देखिए। द क्वेश्चन डील विद द इश्यू ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर अवेलमेंट ऑफ द exemption. First of all, it has been seen that Mrs. Omega and Company fall in which level of the non-corporate entity, right? आपको सबसे पहले चेक करना है कौन सी कैटेगरी में आता है। Its classification will be done on the basis of classification of non-corporate entities as prescribed by the ICI. According to the ICI, non-corporate entities has been classified under the 4 level, level 1, 2, 3 and 4. As the turnover of Mrs. Omega company is less than 10 crore, yes. Borrowing is also the less than 2 crore, yes. इसका मतलब वो लेवल कौन से आते हैं? लेवल 4 में आते हैं। अब अगर तुम लेवल 4 में हो तो डेफिनेटली लेवल 1 वाले एएस तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब एएस 3, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 एंड 28 विल नॉट एप्लीकेबल ऑन यू, राइट। और बचे हुए कुछ एएस है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एएस 10, 11, 13, 15, 19 ये एप्लीकेबल तो है बट रिलैक्सेशन है तुम्हारे ऊपर डिस्क्लोजर वाले। ठीक है, चलिए चलिए अभी बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आईसीआई के मॉडल आरटीपी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल में नहीं आरटीपी वगैरह में मिल जाएगा आपको। बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया फॉर द रेटिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कैरेक्टराइज द फॉलोइंग एज लेवल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आपको लेवल में बांटने का है, इसको मैंने अपडेट कर लिया है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब देखिए मून इंडिया कंपनीज हैविंग द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो बेटा इंश्योरेंस बिजनेस है, बात खत्म होगी, लेवल 1 बन गए। क्या बन गए तुम? लेवल 1 बन गए। तो इंश्योरेंस बिजनेस है, लेवल 1 बन गए। Rama Textiles whose turnover exceed 50 crore but does not exceed 250 crores। तो टर्नओवर जो है 250 से ज्यादा था, लेवल 1 था, और 50 to 250 वाला था तो लेवल 2 था, तो ये लेवल 2 में आ गया, राइट। स्टार इंडस्ट्रीज हैविंग अ बोरोइंग, बोरोइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 10 करोड़ से ज्यादा है बट 50 से कम है। 50 से ज्यादा हो गया लेवल 1, 10 to 50 लेवल 2। ठीक है, तो ये भी लेवल 2 हो गया। न्यूमैन इंडस्ट्री जो है उसका बोरोइंग जो है वो लेस देन 2 करोड़ है। टर्नओवर की तो बात ही नहीं है, बोरोइंग 2 करोड़ से कम है। तो याद करो क्या था, तो सर सिंपल सा रूल था। पहला, मोर देन 50 करोड़ लेवल 1, 10 to 50 लेवल 2, 2 to 10 लेवल 3 और 2 से कम लेवल 4। तो यहाँ पे 2 से कम है तो डेफिनेटली लेवल 4 हो गया। उसके बाद एसएस फाइनेंस इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग द बिजनेस इन इंडिया। भाई फाइनेंस की बात कर रहा है, फाइनेंस फाइनेंस की बात कर रहा है, बैंक का बात कर रहा है, बात खत्म हो गई, लेवल 1 हो गया। ठीक है, डीडी फाइनेंस होल्डिंग द एसेस फाइनेंस। तो अगर तुम्हारा होल्डिंग कंपनी खुद फाइनेंस है तो तुम लेवल 1 हो गया, तुम भी लेवल 1 हो गए, तो ये भी लेवल 1 हो गया। रिलायबल कोऑपरेटिव बैंक बात ही खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है, लेवल 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कंपनी जिसका टर्नओवर पीक्यूआर का जो है 250 से ज्यादा का है, तो 250 से ज्यादा है तो बात ही खत्म होगी, लेवल 1 हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके अंदर लेवल 1 वाली बहुत सारी कंपनी से ये आंसर दे रखा है। तो 10 एंटिटीज गिवन AEZF, ठीक है, आर लेवल 1 एंटिटीज एंड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हाउएवर B एंड C आर द लेवल 2, और लास्ट वाली मैंने बताई थी, एक डी वाली जो थी अपनी, लास्ट नहीं सॉरी डी वाली थी जो थी, वो लेवल 4 हो गया, राइट। तो मैंने आपको बता दिया ये वाला, आप आंसर को रेफर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब देखो हमने क्या देखा, अपन ने देखा जो एसएमसीज होती है, नॉन एसएमसी होती है, उनकी बात की। अपन ने दूसरी चीज भी देखी, अपन ने एंटिटीज वाली बात भी की। तो अगर मान लो कोई पहले नॉन एसएमसीज था फिर एसएमसीज हो गया, ठीक है, अब क्या? तो सर मतलब पहले मेरे ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल थे, अब एएस नहीं एप्लीकेबल है, या अब पहले मेरे ऊपर एएस कुछ लिमिटेड थे, अब सारे के सारे एएस है। तो ये लेवल चेंज हो गया, अब क्या करने का? तो यहाँ पे देखो, अगर तुम पहले एसएमसी थे, स्मॉल एंड मीडियम जो भी एंटरप्राइज थे तुम्हारी, अब क्या बन गए हो? नॉन एसएमसी बन गए हो। मतलब पहले एसएमसी मतलब छोटू थे, पहले छोटू थे, अब तुम बड़े हो गए भैया, बड़े हो गए, पहले छोटू थे अब बड़े हो गए, नॉन एसएमसी में बढ़ गए। तो रूल रूल लॉ क्या बोलता है पता है? रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि भैया पहले छोटू ना बड़े हो गए ना, झेलो बड़ा वाला। मतलब अब तुम्हारे ऊपर सारे के सारे एएस जो है वो एप्लीकेबल हो गए, अभी से हो गए, जैसे तुम बने तुम तब से तुम्हारे ऊपर हो गए। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्राइटेरिया पार कर लिया, मतलब मान लो पहले अपना सब कम 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 था, अपना टर्नओवर भी जो था वो 250 से कम था, सडनली इस बार अपना 250 से ज्यादा हो गया। अब क्या करें? जैसे आपका 250 ज्यादा हुआ, आपके ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल हो गए, मतलब आप लेवल 1 बन गए या तुम नॉन एसएमसी बन गए, राइट। All the relevant AS applicable to non-SMCs would be followed from the current accounting period। करंट से शुरू हो जाएंगे। एंड रिलैक्सेशन एग्जाम्पशन जो भी प्रीवियसली तुम्हारे पास थी अब नहीं होगी, ठीक है। बट ये एक चीज अच्छी बोली कि प्रीवियस ईयर के फिगर को रिवाइज करने का काम नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी था वो था, वापस उसको चेंज मत करो। अभी से जो होगा तुमको नए वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे।
द फैक्ट ऑफ दैट कंपनी अवेल एग्जामिशन इन द प्रीवियस पीरियड्स शैल बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू फाइनेंशियल अकाउंट। हाँ, तुमको नोट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि लास्ट टाइम जो है वो सारे एएस एप्लीकेबल नहीं थे, इस बार सारे एएस एप्लीकेबल है बिकॉज अपना लेवल चेंज हो चुका है। नाउ वी आर द नॉन एसएमसीज, राइट। तो इजी था। अब मजेदार चीज तो इसमें हुई है कि पहले तुम बड़े थे, अब तुम छोटे हो गए, ये छोटू हो गया तू। तो पहले बड़े था, पहले नॉन एसएमसी था, अब तू छोटू हो गया है। तो क्या जैसे तू छोटू होगा, क्या जो जो एग्जामिशंस थी, जो जो एएस एप्लीकेबल नहीं होते छोटू पे, क्या मेरे ऊपर भी वही हो जाएगा? मतलब मैं भी एएस से कुछ एएस से बच जाएगा? आंसर इज नो। तुरंत नहीं बचोगे, तुरंत नहीं बचोगे, बट तुरंत नहीं। ठीक है, क्या बोलता है ये? द कंपनी शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द रिलैक्सेशन एग्जामिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एएस अवेलेबल टू एसएमसीज अंटिल द कंपनी एज एन एसएमसीज फॉर 2 consecutive अकाउंटिंग पीरियड। यानी कम से कम आपको 2 साल तो वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? 2 साल, राइट। मतलब कि आप जैसे ही नॉन एसएमसी से एसएमसी बनते हो, तुरंत उस साल में नहीं कर सकते, राइट। आपको कितने साल वेट करना पड़ेगा? 2 साल वेट करना पड़ेगा, फिर ही आप उस जो एग्जामिशन जो होती है, जो एएस आपके ऊपर बच जाते हो, वो सब हो पाएगा। ठीक है, मतलब समझो, एसएमसी से नॉन एसएमसी गए उसी टाइम पे हो गया, बट नॉन एसएमसी से एसएमसी में आए तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसके ऊपर आईसीएम में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने इधर बनाया, देखिए जरा आप। अ कंपनी हैज क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी इन 2022। तो भैया 2022 में अपन नॉन एसएमसी थे, 22-23 इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एसएमसी, अपन इस साल क्या बन गए? एसएमसी बन गए। तो क्या मैं जो एग्जामिशन है 22-23 में ले पाऊंगा? आंसर इज नो, क्योंकि पहले बड़े थे, अब छोटे हुए, डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको 2 consecutive ईयर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एज पर दी कंपनीज रूल 2020-21, दिस इज द चेंज। ये चेंज हुआ है कि यहाँ पे रूल में चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2021 दे रखा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। An existing company which was previously not a SMCs and subsequently become SMCs should not be qualified for the exemption or relaxation in respect of AS available to SMCs until the company has SMCs for 2 consecutive accounting period। 2 साल कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। तो therefore the management of the company cannot avail the exemption available to the SMCs for financial year 22-23। क्या ये आपको समझ में आया? तो गाइस ये था आपका अमेंडमेंट, ये था आपका चेंजेस। आई थिंक इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ये क्राइटेरिया जो है आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस हाई है इस बार, और अगली बार भी नवंबर में भी। साथ ही गाइस बता दो आपको, अगर आपको मेरे लेक्चर लेने हैं तो नीचे जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए, एक बार एटलीस्ट आप स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको अलग अलग लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इवन ऑडिट, ईआई सेशन, सबके आपको लेक्चर मिल जाएंगे, बेस्ट फैकल्टीज के, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी जाइए लिंक पे और क्लिक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।